हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी यूनिट 12 दैट इज इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम ऑलरेडी अपना 11th यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपको काफी हेल्पफुल होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कमोडिटीज का क्या मतलब होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का टाइटल ही क्या है, इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट। ठीक है, तो कमोडिटीज को समझना जरूरी है कि कमोडिटीज है क्या। ठीक, तो कमोडिटीज आर डिफाइंड एज दोज प्रोडक्ट्स व्हिच हैव अंडरगॉन लिटिल प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन. Since these commodities remain in the original form in which they are grown or mined, they are known as primary products. ठीक, तो commodities क्या हैं? ऐसे products जो कि ओरिजिनल फॉर्म में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। मतलब कि जो प्रोडक्ट्स मैन मेड नहीं है, जो प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट में अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिल रहे हैं या नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कमोडिटीज या प्राइमरी प्रोडक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे क्या आते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ठीक, ये तो हो गई ग्रोन की बात। अब माइंड है, एक्सट्रैक्टेड में अगर मैं बात करूँ तो हो गया गोल्ड, सिल्वर, जिंक, आयरन, स्टील, ये सब क्या है हमारे, हम इन सबको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये भी क्या हो गई? प्राइमरी प्रोडक्ट्स के पार्ट हो गई। ठीक है, तो कमोडिटीज और प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर which is the main occupation of developing countries. Most of the exports of the developing countries consist of commodities. Commodities are different from the manufactured goods in the sense that commodities are perishable and non-standardized. तो commodities और manufactured goods में सबसे बड़ा difference यही होता है कि commodities क्या है, एक तो natural form में मिल रही हैं। ठीक है, तो अगर agriculture products है वो क्या होते हैं? perishable in nature होते हैं और non-standardized भी होते हैं, है ना। अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उनमें कुछ लेबल्स होते हैं, लोगोस होते हैं, जैसे आप कोई एडिडास का प्रोडक्ट लिया या नोकिया, एप्पल। ठीक, तो ये क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक, वहीं हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में तो ऐसा कोई लेबल लोगो नहीं लगा होता ना, तो इसीलिए वो प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं? नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारी कमोडिटी भी दो फॉर्म में होती है। एक होती है हमारी सॉफ्ट कमोडिटी, एक होती है हमारी हार्ड कमोडिटी। अब सॉफ्ट कमोडिटीज कौन सी होती हैं? हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट कमोडिटीज, जैसे कि कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन ऑयल्स और शुगर। ठीक है, एक्सेट्रा। और वहीं अगर मैं हार्ड कमोडिटी की बात करूं तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो नॉन एग्रीकल्चर फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जिंक, स्टील, ये सब क्या हो गई? हमारी हार्ड कमोडिटीज हो गई। ठीक है, तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो मेन एक्सपोर्ट एरिया है वो क्या है? कमोडिटीज या प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट क्या करती हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ ट्रेड इन प्राइमरी कमोडिटीज। द फॉलोइंग आर द ट्रेंड्स ऑफ ट्रेड इन कमोडिटीज। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, कमोडिटीज कॉन्स्टिट्यूट 60 to 70% ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो कमोडिटीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 60 to 70% ऑफ एक्सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज 60 to 70% जो एक्सपोर्ट करती हैं वो किसका करती हैं? कमोडिटीज का करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेड इन कमोडिटीज इज स्टेडली डिक्लाइनिंग। और जो कमोडिटीज का ट्रेड है वो डिक्लाइन कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज हैज आल्सो डिक्लाइन। अब जब हमारा ट्रेड डिक्लाइन कर रहा है तो हमारा शेयर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर डेवलपिंग कंट्रीज की जो कमोडिटीज हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही तो उनका जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो शेयर था वो भी तो कम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, developing countries are facing the problem of balance of payments
government's revenue and production structure due to instability in export price, export volume and foreign exchange earning। अब डेवलपिंग कंट्रीज के साथ सबसे बड़ी सिचुएशन क्या आ गई कि जब उनका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, उनका मार्केट शेयर भी गिर रहा है, जिसकी वजह से उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ रहा है। ठीक, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम होता जा रहा है और प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में इंस्टेबिलिटी क्यों हो गई है? क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहीं वॉल्यूम में भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पर भी काफी अफेक्ट आया है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट करते रहेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्सपोर्ट करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं फैक्टर्स कॉजिंग इनस्टेबिलिटी इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से कमोडिटीज की प्राइस में इनस्टेबिलिटी आ रही है? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, when the demand for the primary products in the developed countries decline due to slowdown in the industrial activity, decline in personal income, technological developments resulting in economy in use of raw materials for a given output of the finished products, or emergence of competition from the substitute and synthesis प्रोडक्ट प्राइस डिक्लाइन। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई डेवलपिंग कंट्रीज के लिए? डेवलप्ड कंट्रीज में उनके प्राइमरी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कम होने लग गई। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कम होने लग गई। अब जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ही नहीं होंगी तो प्रोडक्ट कैसे प्रोसेस होगा? जब प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं होगा तो फिनिश्ड गुड तो बन नहीं पाएगा, और जब फिनिश्ड गुड नहीं बनेगा तो मार्केट में भी नहीं सेल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन इन पर्सनल इनकम। अब जब लोगों की इनकम कम होने लग गई उसकी वजह से क्या होने लग गया? इंपोर्ट्स भी कहीं ना कहीं कम होने लग गए होंगे। ठीक है, तो उनकी प्राइमरी प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होने लगी। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गई जिसकी वजह से जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनके सब्स्टिट्यूट्स मिलना शुरू हो गए, या फिर मैं कहूँ कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने लग गई। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है excess production of primary commodities in the developing countries due to favorable climate conditions also lead to decline in the prices, since most of the developing countries lack storage facilities and in any case most of these products are perishable and hence cannot be stored for long। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि जो प्राइमरी कमोडिटीज हैं उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग गया। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो काफी ज्यादा फेवरेबल होने लगी। जब क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं तो जो प्रोडक्शन है वो भी ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा होएगा। ठीक, अब जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई कि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। देखिए, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आप एक अच्छी जगह पे स्टोर नहीं करेंगे जहाँ पे उसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके, तो क्या होगा? वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट हुई कि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पेरिशेबल इन नेचर होते हैं और उनको हम ज्यादा दिन तक स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से भी जो एक्सपोर्ट्स हैं आपकी डेवलपिंग कंट्रीज के वो डिक्लाइन कर गए। ठीक है, और जब प्रोडक्ट्स डिक्लाइन कर रहे हैं, जब मार्केट में आपकी जो मार्केट शेयर है वो गिर रहा है और प्रोडक्शन आपने इतना ज्यादा कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके प्राइस में फ्लक्चुएशंस होंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज्यादा है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो आपको प्रोडक्ट्स काफी सस्ते में बेचने पड़ेंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ? प्राइस की इंस्टेबिलिटी आने लगी मार्केट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है many developing countries are in immediate need of funds and hence would not like to store their export goods for long in the hope of higher price realization। अब देखिए, अब डेवलपिंग कंट्रीज को फंड्स की अगर जरूरत है तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज है जिसके थ्रू वो फंड्स जनरेट कर सकती हैं, वो क्या है? अपने जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करना। ठीक, अब जब फंड्स की नीड है और अर्जेंट नीड है तो उस टाइम पे जो प्रिवेलिंग प्राइस है उसी पे ही अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ? प्राइस इंस्टेबिलिटी आई, क्योंकि हो सकता है उस समय मार्केट शेयर काफी ज्यादा गिरा हो और उसकी वजह से जो है हमको काफी ज्यादा लॉस भी झेलना पड़ रहा हो अगर अपने प्रोडक्ट्स को काफी चीप रेट पे बेच रहे हैं। लेकिन वो इस चीज का इंतजार नहीं करती हैं कि
कि वो ज्यादा प्राइस रियलाइज कर पाए या मार्केट से निकलवा पाए, अगर उन्हें इमीडिएट फंड्स की जरूरत है तो अपने प्रोडक्ट्स को चीप रेट पे भी बेचने को तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इंस्टेबिलिटी देखी गई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, when the demand rises in developed countries, supplies cannot be stepped up immediately since it takes time for the agricultural items to be produced. This may result in the developed countries look for not only alternative sources of supply but also for the substitute products. अब देखिए, अब अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि आज हमने लगाया और कल हमें फसल तैयार मिल जाएगी, है ना, इट टेक्स टाइम। ठीक, अब डेवलप्ड कंट्रीज क्या करेंगी, वो इतना वेट तो करेंगी नहीं कि जब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बन के तैयार हो फिर उन्हें मिले। अगर उनको तुरंत जरूरत है तो वो कुछ उसके ऑल्टरनेटिव की तरफ स्विच कर जाएंगी। ठीक है, अब जब डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्टरनेटिव की तरफ स्विच कर गई तो जो कमोडिटीज हैं या प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कौन परचेज करेगा, तो इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी कमोडिटी की जो मार्केट है वो डिक्लाइन कर गई। ठीक है, और इसीलिए उनकी प्राइसेस में इंस्टेबिलिटी देखी गई। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कमोडिटीज की मार्केट में इंस्टेबिलिटी देखी गई। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर द प्राइमरी कमोडिटीज। अभी तक हमने डिस्कस जो किया था वो तो क्या हमारे शॉर्ट टर्म फैक्टर्स से। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म फैक्टर्स कौन से हैं जो कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है हमारा technological factor. Tremendous advances made in the technology have led to important effects on demand for the primary products. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने के बाद से जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Due to fluctuations and uncertainty in supplies, particularly during the war period, industries depending on the primary products took recourse to substitute of these raw materials by synthesis such as plastics, synthesis, rubbers और etc. सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए वॉर टाइम में क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो इजिली मिल नहीं पा रहे थे। ठीक है, मार्केट में नहीं अवेलेबल थे, तो जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट सर्च किया और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट थे उनको स्विच कर लिया। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक्स को यूज करने लग गए, रबर एक्सेट्रा, इन सबको यूज करने लग गए। अब जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया, प्रोडक्ट्स दूसरे लोग परचेज करने लगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को छोड़ के, तो क्या हो गया, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड थी वो डिक्लाइन कर गई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आल्सो टू सॉर्ट टू रिड्यूस द इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर अ गिवन आउटपुट। टेक्नोलॉजी है वो रोज अपडेट होती जा रही है। ठीक है, अब जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या हो गया कि जो इनपुट्स डाले जाते थे रॉ मटेरियल के, मतलब जो रॉ मटेरियल डाला जाता था एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो इनपुट्स क्या हो गए, कम हो गए, मतलब उनका कंजम्पशन कम हो गया। क्यों, क्योंकि जो हमने टेक्नोलॉजी यूज करने लगे वो काफी अच्छी यूज करने लगे, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज करने लगे। अब जब हमारा इनपुट कम हो गया, रॉ मटेरियल कम हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपोर्ट हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स उन पे अफेक्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि पहले वो जितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते थे उससे कम क्वांटिटी में उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा changes in the structure of advanced economics. Economic structures of advanced economies have radically got altered. Services and high technology industries are dominating them. These industries and services are not raw material intensive. It is also known as decoupling of industry and raw material. तो हमारा जो सर्विस सेक्टर है और जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं ये पूरी मार्केट को कैप्चर कर ली है। ठीक है, एक तरह से इन्होंने डोमिनेट कर रखा है मार्केट को। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज हैं और ये जो सर्विस सेक्टर है ये क्या है, रॉ मटेरियल इंटेंसिव यूनिट्स नहीं है। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल इंटेंसिव यूनिट्स अगर नहीं है, अगर हम ऐसी यूनिट्स को प्लेस कर रहे हैं तो जो एक्सपोर्ट्स है प्राइमरी प्रोडक्ट से वो इफेक्ट होंगे, राइट। तो इसी को कहा गया है डीकपलिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड रॉ मटेरियल्स। मतलब कि डीकपलिंग का मतलब हुआ सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना इंडस्ट्री और रॉ मटेरियल को। जब सर्विस सेक्टर और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज मार्केट को डोमिनेट करने लग जाएंगी तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिमांड है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटरनेशनल डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. मोस्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग डेवलपिंग कंट्रीज आर इंडेटेड. दे हैव टू रीपे द डेट टू द क्रेडिटर. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो काफी जगह से लोन ली रहती हैं, ठीक है, तो उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है, उन लोन्स को पे करना क्रेडिटर्स को, ठीक है. अब जब लोन्स को पहले पे करेंगे उसके बाद ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे एक्सपोर्ट कर पाएंगे. इसके वजह से भी उनकी प्रोडक्ट्स में क्या देखी जाती है, उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड में इंस्टेबिलिटी देखी जाती है, ठीक है. फर्दर देयर इज सब्सटैंशियल इंटरस्टेट कंपटीशन अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज इन द सेम एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स लीडिंग टू डिप्रेशन इन द प्राइस. अब डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ही काफी ज्यादा कंपटीशन चलता रहता है. क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं और जो उनके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में काफी टफ कंपटीशन चलता रहता है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड डिक्लाइन करने लग जाती है, प्राइसेस में डिप्रेशन देखा जाता है, ठीक है. तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया. अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. अब देखते हैं इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया भी है, ठीक है. तो इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट क्या है इसको देखते हैं. आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, सर्टेन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, IBRD एंड GATT वर आल्सो सेट अप. Along with them, the FAO, WHO, UNICEF were also established. In addition to these, certain other agreements also took place regarding exports of developing countries. Such agreements are given the name of International Commodity Agreements. तो जब IMF, IBRD और GATT आए थे, ठीक है, जिस टाइम पे, उसी टाइम पे FAO, WHO और UNICEF के भी एस्टैब्लिशमेंट्स हुए. उसी टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी एक अग्रीमेंट बनाया गया था कमोडिटीज को लेके, जो कि क्या था, इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट, ठीक है. तो सच अग्रीमेंट्स रिगार्डिंग 5 मेन आइटम्स लाइक व्हीट, शुगर, कॉफी, टिन एंड ऑलिव ऑयल टुक प्लेस. तो 5 मेन आइटम्स को चूज किया गया था उस टाइम पे. क्या क्या है? व्हीट, शुगर, कॉफी, टिन एंड ऑलिव ऑयल, ठीक. These agreements are given the name of agreements between consumers and producers. Coca was the first commodity which had gone through the stages of design, negotiations and implementation of a commodity agreement under the auspices of UN. तो कोका सबसे पहला आइटम था जो कि उस नेगोशिएशन के अंदर गया, जो कि यूएन कंडक्ट कर रहा था, जो कि यूएन के अंडर में था, ठीक. तो आउट ऑफ दीज इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स, द अग्रीमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ व्हीट एंड टिन गॉट मच मोर इम्पोर्टेंट. जब इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट बना उस टाइम पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सबसे ज्यादा जो एक राइस पे था वो था व्हीट और टिन का, ठीक है. आई होप यहाँ तक समझ में आया. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. In 1947, the Economic and Social Council of the UN established a special branch, the Interim Coordinating Committee on International Commodity Agreements, to deal specifically with the commodity agreement. तो 1947 में Economic and Social Council, जो कि UN की एक ब्रांच है, उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच बनाई जो कि है इंटरिम कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट, जो कि डील करेगी कमोडिटी से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को, ठीक है. Later in 1965, when the United Nations Conference on Trade and Development was set up, it started dealing with the commodity problems of developing countries. और 1965 में जब United Nations Conference on Trade and Development set up हुई, तब उसके बाद वो डेवलपिंग कंट्रीज की कमोडिटी से रिलेटेड जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने लग गई, ठीक. तो द इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द कमोडिटीज. तो इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट एक्सपेक्ट करता है कि ये सब कंपोनेंट्स के अंदर होने चाहिए. सबसे पहला पॉइंट है, एन इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट कैन बी नेगोशिएटेड व्हेन 90% of the producers and 90% of the consumers participate. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 90% प्रोड्यूसर्स और 90% कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट करेंगे तभी अग्रीमेंट नेगोशिएट होगा. नेक्स्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी वेल स्पेल्ड आउट. मतलब जो अग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कोई वेग नहीं होने चाहिए, ठीक. नेक्स्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग प्राइसेस मस्ट बी वेरी केयरफुली डन.
जो कमोडिटीज के प्राइसेस हैं उनको केयरफुली मेंशन करना चाहिए, ठीक है। ये फ्लोर और सीलिंग प्राइसेस क्या होते हैं? फ्लोर का मतलब होता है मिनिमम लिमिट और सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। तो जो मिनिमम लिमिट और जो मैक्सिमम लिमिट है ये प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट पॉइंट है buffer stock operation has been considered very effective in stabilizing the volume and the price of the commodity traded। तो बफर स्टॉक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे प्राइस को स्टेबलाइज करने में। द अग्रीमेंट seeks to constrain the price between a floor and the ceiling। Normally the buffer stock manager must sell at ceiling and buy at floor price, ठीक है। तो जो बफर स्टॉक का मैनेजर है उसको बेसिकली क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए सीलिंग प्राइस, मतलब जो मैक्सिमम प्राइस है उस पे सेल करे और जो मिनिमम प्राइस है उस पे बाय करे। दैट इज फ्लोर प्राइस क्या होता है? मिनिमम प्राइस, ठीक है। तब देख लेते हैं कि बफर स्टॉक का क्या मतलब होता है। बफर स्टॉक इज अ प्रैक्टिस इन विच अ लार्ज इन्वेस्टर, स्पेशली अ गवर्नमेंट, buys large quantity commodities during periods of high supply and stores them so they do not trade or circulate। The investor then sells them when supply is low। This is done to stabilize the price। अब बफर स्टॉक का क्या मतलब? स्टॉक करना किसी चीज को, मतलब होल्ड पे कर लेना, रोक लेना, ठीक है। तो जो लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली हमारी गवर्नमेंट, वो क्या करती है जब वो देखती है कि कमोडिटीज की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर सप्लाई ज्यादा है तो वो क्या करती है, जो क्वांटिटीज होती हैं लार्ज क्वांटिटी में कमोडिटीज को क्या करती है? स्टोर कर लेती है और फिर उनको फर्दर ना ट्रेड करती है ना सर्कुलेट करती है, ठीक है। जब मेन टाइम आता है, जब देखती है कि सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई नहीं है मार्केट में, तब उसको रिलीज करती है, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो एक तरह से स्टेबिलिटी पे रहता है और इसी को क्या कहा जाता है? बफर स्टॉक। तो बेसिकली ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि गवर्नमेंट क्या करती है, लार्ज क्वांटिटीज में कमोडिटीज को परचेज कर लेती है और उसको स्टोर कर देती है। जब वो देखती है कि मार्केट में सप्लाई कम हो गई है तब उसको रिलीज कर देती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। अब देखते हैं यूनिकैड एंड कमोडिटीज, मतलब कि यूनिकैड का क्या रोल रहा कमोडिटीज को आगे इंट्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हम यूनिकैड कहते हैं, was established by the United Nations General Assembly as one of its permanent organs in December 1964, ठीक है। तो यूनिकैड 1964 में स्टैब्लिश हुआ। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, पर्टिकुलरली दैट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, विद अ व्यू टू एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनका मेन एम ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज है उनके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, ठीक है। तो यूनिकैड हैज डन सब्सटैंशियल वर्क इन स्टडीइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कमोडिटीज। ड्यूरिंग यूनिकैड 4 Nairobi, developing countries made commodity problem the centerpiece of negotiations with the developed world and fought hard for two things: an integrated program on commodities and the establishment of common fund for financing buffer stock। तो यूनिकैड 4 के टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? कमोडिटी प्रॉब्लम थी और यही इनका सेंटर पीस ऑफ नेगोशिएशन था, ठीक। और ये सिर्फ दो चीज के लिए लड़ रहे थे, क्या है वो? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन कमोडिटीज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन फंड फॉर फाइनेंसिंग बफर्स। तो इनको आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है इंटीग्रेटेड कमोडिटी प्रोग्राम, जो कि लिखा था इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ कमोडिटी, सेम ही है, ठीक है। तो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम इन्वॉल्विंग 18 commodities was proposed by UNCTAD in the middle 1970s. The proposed scheme involved both price stabilization through buffer stock and price enhancement through production control। तो इस स्कीम में प्राइस स्टेबलाइजेशन की भी बात की गई थी और प्रोडक्शन कंट्रोल की भी बात करी गई थी, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम हैज सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। पहला है it aims to establish and maintain commodity price at levels which would be remunerative and just to producers and equitable to consumers, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो कमोडिटी की प्राइस है उनको एक ऐसे लेवल पे मेंटेन कर दे जहां पे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों को वो बैलेंस लगे, ठीक। Take into account world inflation and changes in the world economic and monetary situation
वर्ल्ड इकोनॉमी में जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उनको कंसिडर करना और अकॉर्डिंगली एक्शन लेना। प्रमोट इक्विलिब्रियम बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड विद इन एक्सपैंडिंग वर्ल्ड कमोडिटी ट्रेड, और डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना। ठीक। इट वुड सीक टू इम्प्रूव एंड सस्टेन द रियल इनकम थ्रू इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट अर्निंग्स, इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन एंड एक्सपैंडेड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज। और ये जो प्रोग्राम है ये क्या इंप्रूव करेगा? रियल इनकम, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट अर्निंग भी इंक्रीज होगी। एक्सपोर्ट अर्निंग इंक्रीज होगी तो मार्केट एक्सेस भी बढ़ेगा, हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और जो प्राइमरी कमोडिटीज की प्रोसेसिंग है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया कि इंटीग्रेटेड कमोडिटी प्रोग्राम क्या था। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं कि ये आईपीसी दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ कमोडिटी ये अपने ऑब्जेक्टिव को क्यों नहीं अचीव कर पाया। ठीक, पहला पॉइंट है देयर वाज नो एग्रीमेंट बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। कोई एग्रीमेंट ही नहीं था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देयर वाज नो एडिक्वेट एग्रीमेंट अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज देमसेल्व्स, और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके आपस में भी कोई फर्दर एग्रीमेंट नहीं था। ठीक है, the world economic scene changed dramatically in the 80s with the developing countries becoming highly indebted and dependent on the developed country। अभी हमने अपनी पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है बहुत ज्यादा इंडेटेड रहती हैं, काफी जगह से लोन ली रहती हैं और वो इसीलिए पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है The optimism about the possibility of entering into large number of international commodity agreements was unrealistic given the historical experience। तो मतलब कि जो ये अग्रीमेंट बनाया गया था बहुत अनरियलिस्टिक था, उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था इस पे या इसकी सोचा था कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये अग्रीमेंट काम नहीं किया और बहुत ही अनरियलिस्टिक साउंड किया। ठीक है, तो इसी वजह से जो आईपीसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाए थे। ठीक, अब है हमारा कॉमन फंड। द कॉमन फंड फॉर कमोडिटीज, जिसको CFC कहते हैं, इज एन ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन। The agreement establishing the Common Fund for Commodities were negotiated in the United Nations Conference on Trade and Development, that is UNCTAD, from 1976 to 1980 and became effective in 1989। तो हमारा जो कॉमन फंड फॉर कमोडिटीज है ये कब इफेक्टिव में आया? 1989 में। द फर्स्ट कमोडिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन 1991 और सबसे पहला प्रोजेक्ट कब अप्रूव हुआ? 1991 में। फीचर्स देख लेते हैं। Common Fund is the only organization where the developing countries have a major say in the decision making system। तो Common Fund एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज अपना डिसीजन दे सकती हैं और उनका जो मेजर शेयर है वो यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, जो उनका डिसीजन है मतलब वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक, Its fund can be used to promote research into improving productivity and competitiveness of primary commodities। तो कॉमन फंड किस लिए बनाया गया था? बेसिकली कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, उस पर रिसर्च करी जाएगी कि कैसे प्रोडक्टिविटी को अपनी इम्प्रूव करें और कैसे अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं प्राइमरी कमोडिटीज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द कॉमन फंड वाज सपोज्ड टू हैव 2 विंडोज। अब ये कॉमन फंड्स 2 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला था कैपिटल ऑफ $400 मिलियन की और दूसरा था कैपिटल ऑफ $350 मिलियन की। ठीक, जो $400 मिलियन की कैपिटल थी उसमें क्या था? कैन बोरो फ्रॉम वर्ल्ड मनी मार्केट एंड ओनली 3 ICAs वो वर्किंग। मतलब ICAs का मतलब हो गया इंटरनेशनल कमोडिटी एसोसिएशन, जो कि थे टिन, कोका एंड रबर। ये 3 ही काम कर रहे थे उस टाइम पे और इसमें बोला गया था कि वर्ल्ड मार्केट से आप मनी को बोरो कर सकते हैं। अब यहाँ कैपिटल की बात करें जो कि थी हमारी $350 मिलियन, तो यहाँ पे क्या था? फ्रॉम विच $70 मिलियन was to come from direct contribution from the government। मतलब कि इसमें से $70 मिलियन डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास से आना था, बाकी जितना बचा अमाउंट वो वॉलंटरी था। ठीक, फिर इस जो कैपिटल है उसको किसके लिए यूज करना था? यूज टू प्रमोट रिसर्च टूवर्ड्स इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज। ठीक है, तो ये कैपिटल किस लिए यूज करनी थी? रिसर्च करने के लिए कि कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को हम बढ़ा सकते हैं प्राइमरी कमोडिटीज को लेके।
ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी। The compensatory financing facility is one of the 5 elements of the integrated programs commodity of UNCAD. The compensatory financing facility was a special IMF financing facility established in 1963. तो ये basically IMF की facility है जो कि 1963 में established हुई थी। Until its elimination in 2009, the CFF provided resources to members who encountered balance of payment difficulties arising out of export shortfall or excess cost of serial imports that were temporary and resulted from the events that were largely beyond the members' control. तो compensatory financing facility ये IMF ने दी थी, ठीक है, जो कि 1963 में establish हुई थी। 2009 के एलिमिनेशन से पहले CFF का ये रोल था कि अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स में शॉर्टफॉल देखा जा रहा है या फिर उनके जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है जिसको मेंबर्स खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वहां पे CFF का ये रोल था कि वो उनके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टीज हैं उनको रिमूव करता था। मतलब अगर एक्सपोर्ट्स में शॉर्टफॉल्स आ रहा है या उनके इंपोर्ट्स की जो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो या तो उसको एलिमिनेट करते थे या उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। The IMF has enlarged this facility from 25% quota of the members to 100%. तो IMF ने इस फैसिलिटी को बढ़ा भी दिया था from 25% कोटा से 100% कोटा तक। Thus, UNCAD's integrated program of commodities does not operate this financing facility. तो UNCAD का जो integrated program of commodities है जो कि IPC है, वो compensatory financing facility को operate नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो compensatory financing facility है वो कौन operate कर रहा है? IMF कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये UNCAD के IPC के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक टॉपिक और है आपका मेजर इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट, जिसमें रबर अग्रीमेंट, शुगर अग्रीमेंट, टिन, कोका, कॉफी, ऑलिव ऑयल एंड व्हीट अग्रीमेंट, ये सब आप अपने आप कवर कर लीजिएगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे आगे की यूनिट्स को, ठीक है। यूनिट 12 आपकी कंप्लीट हो गई है, जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है कमोडिटी अग्रीमेंट, वो आप अपने आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ। और हाँ, अगर आप में से किसी ने अभी तक अपना असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट किए हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप इजीली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और आपको वहाँ लिंक मिल जाएगी। मेरा ब्लॉग है, वहाँ पे मैंने आंसर्स दिए हैं, तो अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात है या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात है, तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ प्लान आउट कर रही हूँ और जैसे ही मेरा प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म कर दूंगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आप कोई भी वीडियोस को मिस ना करें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं वो भी आप तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।